गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने नोटिस किया कि किस तरह से इसराइल और जो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। प्लस साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी आई जहां पर हमें देखने को मिला कि किस तरह से पेजर्स के अंदर अटैक्स देखने को मिले, जिस वजह से लेबनान के अंदर काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हुई और काफ़ी सारे लोग इंजर भी हुए। अब बात करें ना भारतीयों की, तो लेबनान के अंदर लगभग आज के समय 3,000 भारतीय देखने को मिलते हैं। तो भारत के द्वारा यहाँ पर जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं, उनको बोल दिया गया है कि आप लेबनान को छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ना जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। एट द अदर हैंड, अगर मान लो कोई पर्सन है वो नहीं छोड़ना चाहता या नहीं छोड़ पा रहा लेबनान को, तो उनको इंश्योर ये करना होगा कि अपनी सेफ्टी का अच्छे से ध्यान रखें, ताकि अच्छे से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। अब देखो, पहली बार ऐसा नहीं है कि भारत ने लेबनान से कोई ऑपरेशन रन किया हो। एक्चुअल में ना, अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे, तो 2006 के अंदर भी इसराइल ने लेबनान के ऊपर बॉम्बिंग करी थी। उस समय हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन रन किया था जिसका नाम है क्या? ऑपरेशन सुकून। ठीक है, ये ऑपरेशन का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन सुकून किसके साथ रिलेटेड था, जो 2006 के अंदर हमने यहाँ पे लेबनान से भारतीयों को निकाला था। एंड सिर्फ भारतीयों को ही नहीं निकाला, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, तो श्रीलंका के भी काफ़ी सारे लोग लेबनान में फंसे हुए थे। नेपाल के काफ़ी सारे लोग लेबनान में फंसे हुए थे उस समय। तो भारत ने ही नेपाल और श्रीलंका के लोगों को भी वहां से बाहर निकाला था, अंडर द ऑपरेशन सुकून। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 27 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी के बारे में। वैसे मैंने पहले भी इसके बारे में कई बार चर्चा करी हुई है, पर क्योंकि ये बार बार न्यूज़ में आता रहता है समय समय के ऊपर, तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ना आईपीएफ की, तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में देना है कि इसको 2022 में लॉन्च किया गया था जापान टोक्यो के अंदर। एंड ये दरअसल में यूएस लेड है, कि यूएसए के द्वारा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। एंड टोटल आज के समय इसको 14 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ना, वो है इसके 4 पिलर्स। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो कहीं न कहीं आईपीएफ को डिफाइन करते हैं या फिर इसके मेजर इंपॉर्टेंट रोल बन जाते हैं। पहला पिलर है इसका फेयर एंड रेज़िलिएंट ट्रेड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आपस में ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए जिससे आपस में ये 14 कंट्रीज एक दूसरे के साथ ग्रोथ प्रमोट कर पाएँ, एंड इस तरह से जो भी और इश्यूज हैं उनको टैकल किया जा पाए। ये है आपका पहला पिलर। दूसरा पिलर आपका बन जाता है सप्लाई चेन रेजिलियंस के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसे आपने कोविड-19 पेंडेमिक को नोटिस किया, तो उस समय क्या हुआ, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से सप्लाई चेन पूरी की पूरी एक तरह से टूट गई। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सप्लाई चेन हो वो रिज़िलिएंट रहे, वो अच्छे से इंटीग्रेटेड रहे, हमारे जो लॉजिस्टिक्स हैं वो इम्प्रूव हों। प्लस साथ ही साथ इसका जो तीसरा पिलर है वो हो जाता है हमारा क्लीन इकोनॉमी के रिगार्डिंग। देखो, जब भी वर्ड आ गया आपका क्लीन, क्लीन का मीनिंग होता है यहाँ पे एनवायरनमेंट के संबंधित। तो एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा एनवायरनमेंट बढ़िया रहे। उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी रिन्यूएबल एनर्जी की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट करने की, उनको प्रमोट करने की, उनके रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज करने की। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। एंड चौथा जो आपका एक पिलर देखने को मिल जाता है वो होता है आपका फेयर इकोनॉमी के रिगार्डिंग। अब फेयर का मतलब क्या है? देखो, आप लोगों के साथ मैंने कई बार एफएटीएफ का डिस्कशन किया हुआ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। तो एफएटीएफ का ही जैसे वर्क रहता है, सिमिलर काम यहाँ पे फेयर इकोनॉमी का प्रिंसिपल भी वही बात करता है कि जो टैक्स प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। आपकी जो एंटी करप्शन मेजर्स हैं, हम उनको यहाँ पर अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो करप्शन वगैरह है या फिर टैक्सेशन सिस्टम के रिगार्डिंग इश्यूज हैं, हम उनको अच्छे से ठीक कर पाएँ। सही है, तो 4 पिलर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। अब आपको एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, कि चाहे वो सप्लाई चेन रेजिलियंस हो, क्लीन इकोनॉमी हो या फेयर इकोनॉमी, यहाँ पर तो तीनों का इंडिया डेफिनेटली पार्ट है। पर जब हम बात करते हैं ना आपके फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड की, यहाँ पर इंडिया का स्टेटस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर है। इंडिया को आज भी यहाँ पर इनकी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है, फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड के रिगार्डिंग। तो इस वजह से इंडिया ने इस पिलर 1 के अंदर अभी तक पार्टिसिपेट फुली नहीं किया हुआ। काफ़ी बार न्यूज़ आती है कि इंडिया इसका भी फुल मेंबर बन जाएगा। ठीक है, जब वो बनेगा तब देखेंगे, पर आज के समय यहाँ पर इंडिया इसका क्या ऑब्जर्वर ही है फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड का। तो अभी हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी का है ना, इसको इंडिया ने रिसेंटली साइन कर दिया। एक्चुअली सिग्नेचर्स तो पहले ही हो चुके थे, पर इसके रिगार्डिंग और फर्दर जो काम है, ठीक है, इसका पार्ट तो इंडिया पहले ही बन चुका था, पर अकॉर्डिंगली
इंडिया ने इसको और भी आगे जाके पार्टिसिपेशन इसमें इंक्रीज किया है। और अगर हम बात करें इसका, अगर आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप 14 देशों को नाम देख सकते हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएसए और वियतनाम। ये 14 देश मिलकर दुनिया की 40% जीडीपी कंट्रीब्यूशन करते हैं। एंड साथ ही साथ जो गुड्स एंड सर्विस का ट्रेड है उसका 28% के अंदर कंट्रीब्यूशन इन्हीं 14 देशों का हमें देखने को मिल जाता है। चारों पिलर्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ध्यान में ये रखना है कि फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड के अंदर भारत एक ऑब्जर्वर स्टेटस है। बाकी अगर हम बात करें सप्लाई चेन रेजिलियंस की, तो एक्टिव पार्टिसिपेंट है। क्लीन इकोनॉमी के अंदर भी हम एक्टिव पार्टिसिपेंट है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें फेयर इकोनॉमी की, तो यहाँ पर भी हम एक्टिव पार्टिसिपेंट है। ठीक है, मीनिंग हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया। अब आपके दिमाग में सवाल जो होगा कि क्यों नहीं पिलर 1 को हमने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि एक्चुअल में ना पिलर 1 के रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी कुछ बातें करी गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल गवर्नेंस हो गया, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हो गया, वो कुछ हम चीज़ें हमें डिस्क्रिमिनेटरी लगती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे डिजिटल गवर्नेंस जो आईपीएफ फ्रेमवर्क के अंदर बात करी गई है, वो भारत की जो एग्जिस्टिंग डिजिटल पॉलिसीज़ हैं उसके साथ मैच नहीं करता। तो इंडिया की पॉलिसी कुछ अलग है इस चीज़ के अंदर, जैसे डेटा प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, डेटा प्राइवेसी के रिगार्डिंग। एंड यहाँ पर जो आईपीएफ का फ्रेमवर्क है वो थोड़ा सा अलग है। इस वजह से इंडिया पूरी तरह से यहाँ पे इस पिलर 1 के साथ सहमत नहीं है। इसीलिए वी हैव ओनली एन ऑब्जर्वर स्टेटस अंडर द पिलर 1, दैट इज फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आईपीएफ के बारे में जो हमें जाननी चाहिए थी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके सामने स्कैनर है। ठीक है, इस क्यूआर कोड को आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। एंड जैसे ही आप स्कैन करोगे तो आपको विंडो ओपन हो जाएगी, वहां पर जाके आप एमसीक्यू प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। अगला टॉपिक दोस्तों है विद रिगार्ड्स टू स्पाइस्ड स्कीम। अब ये क्या है, देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ना एक बोर्ड आता है, जिस बोर्ड का नाम क्या है, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। पिछले दिनों के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी। हमने टी बोर्ड पढ़ा, हमने कॉफ़ी बोर्ड पढ़ा, हमने जूट बोर्ड पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई हैं। उसी तरह से हमारे पास एक क्या है, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इनके द्वारा एक नई स्कीम यहाँ पे बताई गई है, दैट इज स्पाइस्ड स्कीम। क्या है इसका फुल फॉर्म, सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। तो कोशिश पता क्या है, कोशिश ये है कि हमारे जो मसाले हैं ना, उन मसालों का हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। एंड साथ ही साथ जो कार्डमम है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। एक्चुअली में बात हो रही है यहाँ पे इलायची की, ठीक है ना, कार्डमम कह लो उसको, कार्डमम कह लो, जैसे भी आप कहना चाहो। तो उसकी इलायची की प्रोडक्टिविटी को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं और मसालों को और ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए स्कीम को लाया गया है। तो 25-26 तक इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 422 करोड़ की यहाँ पे स्कीम देखने को आपको मिल जाएगी। एक दो चीज़ें आपको और पढ़नी है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इनकी वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, इनको यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा उसको सारा का आपको जियो टैगिंग हो जाएगी सारी चीज़ों की। ठीक है, अब इस स्कीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जो वैल्यू एडेड स्पाइस प्रोडक्ट है उसको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें। इसके साथ ही साथ हमारे जहाँ पर ना बहुत सारे मसालों को जीआई टैग मिला हुआ है, तो जीआई टैग जिनको मिला हुआ है उसको और स्ट्रेंथन किया जा पाए। प्लस एट द सेम टाइम क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने मसाले बना लिए पर अच्छे क्वालिटी मसाले नहीं बनाए या फिर उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं किया तो दिक्कत आ सकती है एक्सपोर्ट के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर फोकस आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, एफपीओस के ऊपर रहेगा, फार्मर क्लस्टर्स के ऊपर अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एंड साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब प्रोग्राम्स के ऊपर भी यहाँ पे फोकस रहने वाला है। इसके अलावा आपके जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ हैं, छोटे किसान हैं आपके, ठीक है ना, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, एक्सपोर्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन से, उनके लिए कुछ असिस्टेंस और भी यहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा क्योंकि इलायची के लिए देखो पानी वगैरह चाहिए होता है, तो माइक्रो इरिगेशन अडॉप्शन यहाँ पे किया जाएगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोग्राम्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यानी कि ना काफ़ी सारी कंपोनेंट्स यहाँ पे स्पाइस स्कीम के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा भी एक्सपोर्ट को मीट करना हो गया, एंड क्या क्या और यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ को भी यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें स्पाइस स्कीम के अंतर्गत आ जाती है। मार्केट डेवलप करना, लेबॉर्ट्रीज वगैरह एस्टेब्लिश करना, इंक्यूबेशन सेंटर बनाना, ताकि अच्छे से ना यहाँ पे इनोवेशन हो पाए। ठीक है, इंक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर यही तो होता है कि कुछ नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेवलप किए जा पाए। ये सारा फोकस इसी स्कीम का रहने जा रहा है। तो बात करें दोस्तों स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की, ध्यान में ये रखना है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया है अंडर स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986। ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसके अलावा इसके काम क्या है कि कार्डमम को डेवलप करवाना एंड एक्सपोर्ट वगैरह को बूस्ट करवाना, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का कहीं काम रहता है। एंड साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इंक्रीज करना इस सेक्टर के अंदर, ये भी स्पाइस बोर्ड के अंतर्गत ही आ जाता है। एक देखो यहाँ पर ना आप लोगों ने पढ़ा था,
यहाँ पर एक टर्म आई थी CRES। अब हम थोड़ा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली CRES। इट स्टैंड्स फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एक्सपोर्टर ऑफ स्पीशीज। देखो, एक्चुअल में आप नोटिस करो, कोई ना कोई जो बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है उसके पास कोई सर्टिफिकेट तो होना चाहिए कि भाई हमारे साथ ये रजिस्टर्ड है ना। तो उसको क्या मिलता है, उसको CRES मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। जो यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा बंदा, उसके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। यही जो सर्टिफिकेट होगा वो बताएगा कि हाँ, सरकारी संस्था के साथ इस बंदे ने रजिस्टर किया है एंड अकॉर्डिंगली ये मसालों को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता है। तो दिस इज रिगार्डिंग CRES एंड आई होप आपको स्पाइस की अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज चाइना कंडक्ट्स ICBM टेस्ट। थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। देखो, मैंने आप लोगों के साथ ना कई बार डिस्कशन किया है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का। जब मैं बात करता हूँ ना क्रूज मिसाइल, जैसे फॉर एग्जांपल क्रूज मिसाइल इस तरह से मूव करती है, राइट। एंड क्रूज मिसाइल का जो पूरा का पूरा आपका जो ट्रेजेक्टरी है ना, वो आप उसके अंदर छेड़खानी कर सकते हो, मतलब थ्रू आउट द फ्लाइट ना इनको गाइडेंस मिलती है। यहाँ पे आप चेंजेस भी यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्रूज मिसाइल के अंदर किए जा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो क्रूज मिसाइल है ना वो लो ही जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं जाती। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ, देखो ये रही आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कुछ इस तरह से मूव करती है। पहले एक टाइम आता है जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर से पहले अंदर ही होती है, फिर उसके एग्जिट करती है, फिर वापस से अकॉर्डिंगली एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है। तो इस तरह से ये जो एक ट्रजेक्टरी पाथ, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को यहाँ पे फॉलो करती है। समझो इस बात को, क्रूज मिसाइल को तो आप थ्रू आउट द फ्लाइट ना गाइड कर सकते हो, पर बैलिस्टिक मिसाइल को सिर्फ आप स्टार्टिंग में ही गाइड कर सकते हो। उसके बाद तो अकॉर्डिंगली ना वो अपने आप ही पाथ में मूव करती है ऑन अंडर द फोकस ऑफ ग्रेविटी, है कि नहीं। ये बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अब जब मैं बात करता हूँ बैलिस्टिक मिसाइल की, तो कुछ और पॉइंटर्स भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, जैसे अलग अलग फेजेस इसके देखने को मिल जाएंगे। एक होता है स्टार्टिंग वाला फेज जिसको बूस्ट फेज या पावर्ड फेज भी बोलते हैं। फिर आ जाता है मिड कोर्स फेज जब वो पीक पे पहुंच गया, एंड अकॉर्डिंगली जब वो वापस आपके एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करता है इस तरह से, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम री एंट्री फेज। अलग अलग तरह की बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। आपकी शॉर्ट रेंज को हम टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। आपकी मीडियम रेंज हो सकती है जिनको थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। और एक हो सकती है आपकी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। अब ये क्या है इंटर कॉन्टिनेंटल, देखो नाम में ही है ना इंटर कॉन्टिनेंटल, तो दरअसल में ये लॉन्ग रेंज होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन फ्लाइट्स सॉरी जिन मिसाइल्स की जो आपका डिस्टेंस है वो 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, वो कहीं ना कहीं दूसरे कॉन्टिनेंट पे हिट कर पाएंगे अकॉर्डिंगली हम। इसीलिए इनको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, भारत के पास अग्नि 5 है डेफिनेटली, एंड भारत बहुत टेस्ट कर भी रहा है इस चीज़ के रिगार्डिंग। चाइना के पास भी डेफिनेटली ये है, पर चाइना ने अभी रिसेंटली इसके रिगार्डिंग टेस्ट किया है। चाइना के पास थे काफ़ी लंबे टाइम से ही ये सब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, पर वो टेस्ट नहीं कर रहा था। अभी रिसेंटली इनके द्वारा एक टेस्ट किया गया है ICBM का, जो कि जापान हो गया और बाकी न्यूजीलैंड हो गया, उनको यहाँ पे काफ़ी इसके रिगार्डिंग कंसर्न फेस हुआ, क्योंकि चाइना ने इस तरह से इसको जो आपका टेस्ट किया है, तो इससे जापान न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा डर गई हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इंटरनेट कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आज के समय दुनिया में 8 ऐसे देश हैं जिनके पास ऑपरेशनल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें एक तो आपके 5 जो परमानेंट नेशंस हैं, आपका रशिया, USA, चाइना, फ्रांस, UK, ये 5 तो आ ही जाते हैं। इसके अलावा आपका छठा है भारत, सातवां आपका इसराइल हो गया, और आठवां आपका नॉर्थ कोरिया। ये 8 देशों के पास आज के समय इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना न्यूक्लियर वेपन्स की, तो उसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। पर इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि पाकिस्तान के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बात जो मैं कह रहा था अग्निफाइल की, तो अग्निफाइल हमारी भारत की सॉलिड फ्यूल्ड हमें मिसाइल देखने को मिल जाएगी। इसकी रेंज 7,000 से 10,000 किलोमीटर के बीच में बताई जाती है, मतलब 5,500 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही है डेफिनेटली, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। और जो पूरा का पूरा एशिया पैसिफिक रीजन है उसको हम यहाँ पे इसके माध्यम से स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके अलावा ना अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो प्रीलिम बूस्टर को, तो हमने एक दिन ना मिशन दिव्य अस्त्र के बारे में भी सुना था ना। तो दिव्य अस्त्र में क्या था, दिस वॉज MIRV। MIRV क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हो एक ही सिंगल मिसाइल थी यहाँ पे, ये समझो एक ही सिंगल मिसाइल थी, बिल्कुल ठीक बात है। पर इसी सिंगल मिसाइल के अंदर ना मल्टीपल वॉर हेड थे, बिल्कुल। तो अलग अलग टारगेट्स को भी आपका हिट करने के रिगार्डिंग ये पॉसिबल था। तो इसी को हमने बोला था मिशन दिव्य अस्त्र। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि मिशन दिव्य अस्त्र और MIRV है क्या।
तो बस अभी कुछ नहीं हुआ, चाइना ने इस चीज़ को यहाँ पे अभी आईसीबीएम को टच किया हुआ है। बाकी आप जानते हो आईसीबीएम की जो रेंज है वो 5,500 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। मैक्सिमम देखो 16,000 तक हो सकती है। इनकी जो स्पीड होती है वो 20,000 किलोमीटर पर आवर के आसपास हमें देखने को मिल जाती है, उससे भी ज़्यादा एक्सीड करती है। MIRV का प्रिंसिपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो वॉरहेड्स होते हैं वो न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल वॉरहेड्स हो सकते हैं। इनको जो लॉन्च किया जाता है या तो अंडरग्राउंड लॉन्च किया जा सकता है या फिर लैंड से, सबमरीन से, कहीं से भी आप इसको यहाँ पे अकॉर्डिंगली लॉन्च कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे आपको जो जानने चाहिए थे रिगार्डिंग चाइना कंडक्टिंग आईसीबीएम टेस्ट। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है HIV केसेस के ऊपर। देखो एक यहाँ पे केस स्टडीज हमें देखने को मिली है जो ये बता रहा है कि 2010 के बाद ना भारत के अंदर जो नए HIV केसेस हैं उनमें गिरावट आई है बाय 44%। अगर हम बात करें दुनिया की तो दुनिया में भी गिरावट है, पर वो गिरावट है 39% की। तो इंडिया ने और भी कम केसेस किए हैं 44%। तो यानी कि गिरावट तो पूरी दुनिया में ही है, पर भारत में जो कमी आई है ना केसेस के अंदर वो दुनिया से बढ़िया है, मतलब इट इज मोर देन द वर्ल्ड। तो अच्छी बात है कि भारत में नए केसेस कम हो रहे हैं, कोशिश होनी चाहिए कि जीरो हो, बट धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। दरअसल में होता क्या है ना, हमारे सामने एक वायरस देखने को मिलता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV जिसको हम बोलते हैं। एंड जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे करके वीक होता रहता है एंड अकॉर्डिंगली हमें एड्स हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जहां पर आपका इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है। देखो दरअसल में जब मैं बात करता हूँ आपके व्हाइट ब्लड सेल्स की, WBCs के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, राइट। व्हाइट ब्लड सेल्स या लिम्फोसाइट जिनको हम बोलते हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपने सुना होगा बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में। जब मैं बात करता हूँ ना बी सेल्स की, तो बी सेल दरअसल में ना आपकी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो पैथोजन को फाइट कर पाए। ऑन द कॉन्ट्री जब मैं बात करता हूँ टी सेल्स की, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बाय डिस्ट्रॉइंग द हार्मफुल पैथोजेंस। ये काम रहता है टी सेल्स का। अब टी सेल्स में ही आपको टी हेल्पर सेल्स देखने को मिल जाएंगे जिनको हम CD4 सेल्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि WBC ही है बेसिकली एक तरह से। ये इन्फेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, अनोमलीज को आइडेंटिफाई करते हैं एंड अकॉर्डिंगली बाद में उनको यहाँ पे मारा जाता है टी सेल्स के माध्यम से ही। पर दिक्कत ये आती है कि जब हमारे सामने HIV वायरस हमें देखने को मिल जाता है उस समय ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टी हेल्पर सेल्स हैं ये इफेक्टिव नहीं रहते, और ये इफेक्टिव नहीं रहेगी तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है भाई वो डैमेज हो जाएगा। वो डैमेज हो जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन होगी हमें तो हम उसको यहाँ पे लड़ने के लिए हम उसके साथ सक्षम नहीं होंगे। तो इस वजह से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी देखो जो एड्स होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, आप जानते होंगे इस चीज़ को। प्लस एट द सेम टाइम ब्लड कॉन्टैक्ट के माध्यम से, जैसे कंटामिनेटेड नीडल्स हो गया या फिर इंजेक्शन ड्रग यूज हो गया, इससे यहाँ पे हो सकता है। प्लस मदर से बच्चे को भी हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ या ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू यहाँ पे बच्चे तक भी वो चीज़ फैल सकती है। इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ठीक है यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, एक तो हो गया अर्ली डिटेक्शन हो गया, अगर समय के ऊपर डिटेक्ट किया जाए, एंड एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी है ART, उसके माध्यम से एड्स प्रिवेंशन यहाँ पे करी जा सकती है। ठीक है। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे एक है नेशनल एड्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2021-2026। ये यहाँ पे पूरी तरह से हमारी भारतीय सरकार यहाँ पे इसको फंड करती है। इसको लॉन्च तो 1992 में किया गया था ताकि ये सब चीज़ों के नंबर्स हम कम कर पाएं। ये अभी 5वें स्टेज में यहाँ पे अपने फेज में चल रहा है। उसके अलावा बात करें देखो एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन की, तो भारत दुनिया की 70% वर्ल्ड सप्लाई को यहाँ पे भारत की तरफ से सप्लाई की जाती है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लोबल सप्लायर ऑफ दीज काइंड ऑफ आपके मेडिसिन। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पे एक एक्ट भी है, HIV एंड एड्स एक्ट 2017। उसके माध्यम से जो भी लोगों को स्टिग्मा फेस करना पड़ता है ना, उसको हम कम कर पाए। एक्चुअल में कई बार आप लोगों ने भी इस तरह की एड्स देखी होंगी कि HIV हाथ मिलाने से नहीं फैलता, HIV साथ में खाना खाने से नहीं फैलता, राइट। तो वो जो स्टिग्मा है ना उसको कम करने की यहाँ पे कोशिश है। इसके माध्यम से ही ना, इस एक्ट के माध्यम से ही हर स्टेट के अंदर एक ऑम्बड्समैन होगा जो कि शिकायतें हो गया या फिर लोगों के अंदर कैसे अवेयरनेस क्रिएट करनी है उसके रिगार्डिंग काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और जो चीज़ें, जैसे आपका TB हो गया, वायरल हेपेटाइटिस हो गया, और जो और कम्युनिकेबल डिजीज है ना जो कहीं ना कहीं इसके साथ कोमॉर्बिडिटीज हो सकती हैं, उसको भी यहाँ पे टैकल करते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि इंसान को कोई दूसरी बीमारी भी है और HIV भी है, ठीक है ना, तो उनको भी अगर हम ट्रीट करते हैं तो कहीं ना कहीं इससे भी मदद मिलती है। तो वो सब चीज़ें भी चल रही हैं। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव, जैसे आपका रेड रिबन क्लब हो गया, ठीक है, रेड रन मैराथन हो गया, ठीक है, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। तो इस तरह की मैराथन्स भी कंडक्ट करवाई जाती हैं लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए रिगार्डिंग HIV एंड एड्स। तो ये बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। बाकी चीज़ें चलो हमने डिस्कस कर ही ली। तो आपको ध्यान में रखना है कि HIV केसेस कम हो रहे हैं दुनिया भर के अंदर, जो नए HIV केसेस की मैं बात कर रहा हूँ।
अगला दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा दीन दयाल उपाध्याय जी के बारे में। अभी रिसेंटली इनके बर्थ एनिवर्सरी थी, तो काफ़ी इनको यहाँ पे याद किया गया। एंड अकॉर्डिंगली इनका जो आइडिया था ना, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, हमें उसको ज़्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक्चुअली में जब मैं बात करता हूँ ना इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की, ये डॉक्ट्रिन दरअसल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही दिया था। ये यहाँ पर बात करते हैं कि आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका इंटेलेक्ट और आपका सोल, इन चारों के बीच में यूनिटी या हार्मनी होना ही इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यहाँ पे बोला जाता है। इसके माध्यम से ना इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में एक बैलेंस डेवलपमेंट यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ की बात करी। एक्चुअल में आप नोटिस करो, जब ये सारी चीज़ें इस तरह से आपकी यूनिटी हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे जो सिविलाइजेशन हो गया, पॉलिटिकल लाइफ हो गया, वह उसके अंदर एक तरह से यूनिटी आती है। प्लस एट द सेम टाइम जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय दुनिया भर में ना आपका कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, ये दोनों चीज़ें बहुत हावी थी। एक तरफ ये अपनी आइडियोलॉजी को प्रूव करने के लिए लगे हुए थे कि हम बढ़िया हैं, दूसरी तरफ ये दूसरी आइडियोलॉजी थी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, यहाँ पर को एग्जिस्टेंस एंड हार्मनी विद नेचर, ये हमारा फोकस होना चाहिए। हमें कैपिटलिज्म कम्युनिज्म नहीं चाहिए, हमें नेचर के साथ अच्छे से साथ में मिलजुल कर रहना है। तो इसीलिए बात करते थे बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल की, इनके बीच में यूनिटी की। बाकी अगर हम बात करें चारों पुरुषार्थ की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये आप लोग जानते होंगे, ये गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए आपके लाइफ के लिए। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, एक धर्म हो गया और जो मोक्ष हो गया, डेफिनेटली ये तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो भी जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नो। प्लस एट द सेम टाइम इनका आइडिया ये था कि जो सोसाइटी होनी चाहिए उसमें क्लासलेस, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ये इनका एक आइडिया था। बात इनके थोड़ा और इनके करियर की या इनके लाइफ के बारे में बात करें, तो दरअसल में इनका जन्म जो था वो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। प्लस एट द सेम टाइम इन्होंने जो अपनी शिक्षा ली, वो सनातन धर्म कॉलेज कानपुर एंड सेंट जॉन कॉलेज आगरा से ली। इन्होंने साथ ही साथ ना आपका जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन था उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई किया। एंड साथ ही साथ जब ये एग्जाम देने जाते थे ना, तो धोती कुर्ता पहन के जाते थे, तो वहीं से इनका नाम यहाँ पे पंडित जी इनको यहाँ पे बुलाने लग गए। एट द सेम टाइम जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके यहाँ पे लाइफ टाइम प्रचारक रहे। और जो भारतीय जनसंघ था ना, उसके फाउंडर भी रहे। बाद में जाके जो भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बनती है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया। इनका फोकस इंतोदिया के ऊपर था, जैसे गांधी जी का भी फोकस था ना, कि जो सबसे निचले तबके का इंसान है, जो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है, हमें उन तक यहाँ पे उनको अपलिफ्ट करने की यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। ये इनका ये कोर कॉन्सेप्ट था। एंड अकॉर्डिंगली इन्हीं की यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी को इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है एज अंत्योदय दिवस। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अब चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। दो एमसीक्यूज मैं आपके लिए होमवर्क के लिए लाया हूँ। एक है आपका सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरा है आपका विद रिगार्ड्स टू सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप कमेंट से बताइएगा कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल दोस्तों मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक होमवर्क था आपका वुडी एनक्रोचमेंट इन ग्रासलैंड्स। ध्यान से इस चीज को समझो। ग्रासलैंड्स तो आप समझते हो, ठीक है। अब अगर आप ग्रासलैंड्स अच्छे से समझते हो ना, तो आप लोग इकोटोन भी समझते होंगे, राइट। इकोटोन एक ऐसा एरिया होता है जो दो अलग अलग आपके इकोसिस्टम के बीच का एरिया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, एक तरफ आपका फॉरेस्ट रीजन है और एक तरफ आपका डेजर्ट वाला रीजन है। अब जो बीच वाला जो ट्रांजिशन जोन है, उसको हम बोलते हैं क्या, इकोटोन। और आप लोग ये भी जानते होंगे, एनवायरनमेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि इकोटोन के अंदर आपकी जो डाइवर्सिटी होती है, चाहे बर्ड डाइवर्सिटी हो गया, एनिमल डाइवर्सिटी हो गया, वो ज़्यादा देखने को मिलती है। अब फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में जो आपका इकोटोन हुआ, वो क्या हुआ, वो आपके ग्रासलैंड ही तो हुए। बिल्कुल। तो ग्रासलैंड वाले इकोसिस्टम के अंदर ना आपको डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, खूब बर्ड्स, खूब आपको एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट और डेजर्ट के दोनों के आपको फीचर्स यहाँ पे कुछ कुछ देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज कर दिया वुडी इंक्रोचमेंट। अगर ग्रासलैंड्स को, जहाँ पे ग्रासेस थी, उनको वुड्स ने इंक्रोच कर दिया, वुड्स मतलब जैसे आपके फॉरेस्ट एरियाज ने आपके इंक्रोच कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ग्रासेस वाला जो रीजन था वो कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। और ग्रासेस वाला रीजन कम हो जाएगा तो भाई जो बर्ड डाइवर्सिटी थी, क्या वो भी तो कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है। तो ये जो स्टेटमेंट वन यहाँ पे जो कह रहा है ना, कि वुडी इंक्रोचमेंट इन ग्रासलैंड्स हैज लेड टू डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन बर्ड स्पीशीज, यस दैट इज करेक्ट। यही तो मैं आपके साथ बात कर रहा था। पर जो सेकंड स्टेटमेंट आप बात कर रहे हो कि यहाँ पर आपका ट्री एंड श्रब कवर कम होता है, नहीं। आपका जो कवर होता है वो किस चीज से कम होता है, ग्रासेस का कम होता है। पर जब मैं बात करता हूँ ट्रीज की, वो तो बढ़ जाता है ना, नाम ही यही है वुडी इंक्रोचमेंट, वो तो ट्रीज का जो कवर था वो बढ़ चुका है। तो एक्चुअल में स्टेटमेंट वन बिल्कुल आपका करेक्ट था, स्टेटमेंट टू आपका गलत है। तो इसलिए इसका स्टेटमेंट नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, ये वर्ड था मशीन अनलर्निंग के बारे में। देखो, मशीन लर्निंग आप सब लोग समझते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं
किस तरह से हमारी जो मशीन्स है ना उनके अंदर इस तरह की कैपेबिलिटीज डेवलप करी जाती हैं जिसके माध्यम से वो ह्यूमन के जैसा बिहेवियर मिमिक कर पाए, है ना। पर जहां पर मैंने वर्ड यूज कर दिया अनलर्निंग, अनलर्निंग का मतलब क्या हुआ, अनलर्निंग इसका उल्टा हो गया। एक्चुअली मान लो कि आपने ना मशीन के अंदर कुछ गलत डेटा दे दिया, गलत डेटा दे दिया तो उससे क्या होगा, उससे एआई का बायस हमें देखने को मिलेगा, मिस इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इसको हम कैसे टैकल करें, वो जो पुराना वाला डेटा था उसको कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा, उसको फॉरगेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो यही तो होता है अनलर्निंग। जैसे कई बार मैं भी आपको बोलता हूँ कि आपके पढ़ने का तरीका ही अलग है, या फिर आपने कुछ पढ़ा ही अगर मान लो गलत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ें पढ़ रखी है ना ऑलरेडी उनको भूलना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मशीन अनलर्निंग का मतलब यही है कि जो आपके गलत इन्फॉर्मेशन है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिमिनेटरी, आउटडेटेड, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उनको आप भूल जाओ, उनको आप फॉरगेट करो। तो इसी को बोलते हैं मशीन अनलर्निंग। एंड साथ ही साथ इसके माध्यम से होगा क्या, आपके जो एआई बाइसेस हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, इसको हम कहीं ना कहीं खत्म कर पाएंगे। तो दरअसल में यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और अगर मैं बात करूँ, स्टेटमेंट 2 पूरी तरह से आपके स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब दोस्तों बात करें अगर हम अपने ट्रू एंड फॉल्स की, तो यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा एंड कमेंट्स में इसका आंसर बताइएगा चारों में से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, एक था AIIB के बारे में। जब मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी तो मैंने साथ में ये भी बोला था कि ये चाइना लेड बैंक है। तो दरअसल में है क्या ना, AIIB के अंदर चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, भारत क्या है, भारत सर सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो दरअसल में यहाँ पे जो कंट्री ऑफ रीजन है दैट इज USA नॉट रशिया, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हुआ। सर्ट इनकी बात करें तो डेफिनेटली आपकी जो मीटी मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ही आता है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। नगर वन योजना के अंतर्गत हमारा फोकस ये है कि 2027 तक 1000 नगर वंस यहाँ पे क्रिएट किए जाएं। तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।